नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम बच्चों, बीए सेकेंड ईयर में प्रमोट होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आपकी आगामी पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से कठिन समय है, हमारी कक्षाएं संभव नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में ये ऑनलाइन पढ़ाई ही हमारे लिए एक उपाय है और आप सबसे ये अनुरोध है कि इन वर्चुअल क्लासेस को आप गंभीरता से लीजिए और यही हमारा और आपके बीच इंटरेक्शन का एक माध्यम है जिससे हम अपना सिलेबस पूरा करवा पाएंगे। आशा करती हूँ आपका सहयोग हमें भविष्य में मिलता रहेगा। जो भी पीडीएफ, जो भी असाइनमेंट आपको शेयर किए जा रहे हैं, उन सब से अपने नोट्स तैयार करिए और आपकी जो क्वेरी है आप पूछ सकते हैं और इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे भविष्य में, ये मैं आशा करती हूँ। भूगोल के संबंध में बात करते हुए सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेकेंड ईयर में हमारे यहाँ पर 2 पेपर हैं। यूनिवर्सिटी से जो हमारे 2 पेपर चल रहे हैं वो है संसाधन भूगोल और मानव भूगोल। इनके सिलेबस मैं आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अब जब हम बात करते हैं मानव भूगोल के संदर्भ में, तो सर्वप्रथम मानव भूगोल की परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है और हम मानव भूगोल तक पहुँचे उससे पहले भूगोल तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले भूगोल की चर्चा करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि भूगोल वास्तव में पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक तत्वों में क्षेत्रीय विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं उनका अध्ययन है। ये स्लाइड जो आपके सामने प्रस्तुत है, ये भूगोल की परिभाषा और उसके 2 महत्वपूर्ण पहलू यानी अबायोटिक मतलब जैविक तत्व, जिनका अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्रथम वर्ष में कर चुके हैं। भौतिक तत्व वास्तव में वो तत्व हैं जिनके कारण जीवन के विभिन्न रूप संभव हो पाते हैं। पृथ्वी तल पर इनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं और ये तत्व मुख्य रूप से स्थल, जल और वायु हैं। इनके कारण जीवन संभव हो पाता है। अर्थात भूगोल का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जैविक तत्व, जीवन के रूप जिनका अध्ययन भूगोल की दूसरी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वो तत्व हैं जीव जंतु, वनस्पति और मनुष्य। इनमें विशेष रूप से जीव जंतु और वनस्पति का अध्ययन हम जैव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। चूंकि ये दोनों ही तत्व भौतिक तत्वों से पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, लेकिन जीवन का एक महत्वपूर्ण रूप मनुष्य के रूप में इनएक्टिव या पैसिव निष्क्रिय तत्व नहीं कहा जा सकता, अपितु ये एक सक्रिय तत्व है। अर्थात प्रकृति से प्रभावित होते हुए भी प्रकृति में अपना पूर्ण हस्तक्षेप रखता है। इसीलिए इसका अध्ययन भूगोल की एक विशेष शाखा मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये स्लाइड जो आपके सामने प्रस्तुत है, ये मानव भूगोल की परिभाषा बताती है। मानव भूगोल वास्तव में भूगोल की वह शाखा है जिसका मुख्य केंद्र मनुष्य के अपने पर्यावरण के साथ संबंधों के प्रतिरूप और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। विशेष रूप से मानवीय गतिविधियों का पृथ्वी सतह पर जो स्थानिक वितरण पाया जाता है, मनुष्य के द्वारा जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सांस्कृतिक है, ये सारी क्रियाएं प्रकृति से प्रभावित अवश्य हैं, लेकिन इनका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वितरण किस प्रकार से पाया जाता है, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से समझा जा सकता है। अगली जो स्लाइड आपके सामने है, ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को फोकस करती है। मानव भूगोल अर्थात जहां हम मनुष्य को केंद्र में रखते हैं और उसके चारों ओर जो भौतिक तत्व हैं वो विद्यमान हैं। इस आधार पर मानवीय गतिविधियां
मानव के विभिन्न स्वरूप, जिनमें जनसंख्या, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसका अध्ययन हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि अधिवास भूगोल के रूप में मनुष्य अपने जीवन हेतु, अपने रहने हेतु, अपने सर्वाइवल हेतु समाज का निर्माण करता है, और समाज धीरे धीरे अधिवासों में रहता हुआ बस्तियों का भी निर्माण करता है। इन बस्तियों का स्वरूप किस प्रकार से होता है, मैदानी भागों में कैसा होता है, पठारी भागों में कैसा होता है, उच्च अक्षांशों पे कैसा होता है, निम्न अक्षांशों पे कैसा होता है, इन सब का भौगोलिक अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे अधिवास भूगोल के रूप में जाना जाता है। और इनमें दो उपभाग पुनः किए जा सकते हैं, जो कि ग्रामीण अधिवास भूगोल, वहाँ के अधिवास किस प्रकार से हैं, उनकी निर्माण सामग्री कैसी है, प्रतिरूप कैसा है, और नगरीय क्षेत्रों में बस्तियां किस प्रकार से बनी है, कौन कौन सी सामग्री है, किस प्रकार से उनका प्रतिरूप है, ये सारा अध्ययन हम नगरीय भूगोल के अंतर्गत, नगरीय अधिवास भूगोल के अंतर्गत भी करते हैं। इसी प्रकार से समाज, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सततता के लिए समाज का उसने प्रारंभ में निर्माण किया, और ये समाज भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्वरूप में देखने को मिलता है। समाज पर इन्हीं भौतिक कारकों के अध्ययन की शाखा को सामाजिक भूगोल का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार से जब समाज का विकास हुआ तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न का, समाज द्वारा स्वीकृत एक समरूप प्रतिरूप का अडॉप्शन हुआ, उसे स्वीकार किया गया, आत्मसात किया गया, जो कि कल्चर बनी। आफ्टरवर्ड्स बाद में इसे संस्कृति के रूप में जाना गया। ये संस्कृति अलग अलग रूप में देखी जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति देखी जाती है, अलग अलग जो हम कह सकते हैं अलग अलग जो जनजातियां हैं, चाहे वो एस्किमो देख लीजिए आप, चाहे आप पिग्मीज देख लीजिए, सबकी संस्कृति में आपको विविधताएं नजर आएंगी। नागाज देख लीजिए आप, भील्स देख लीजिए आप, भारत के स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो सबकी संस्कृति में, बोलचाल में, व्यवहार में, उनके खान पान में, उनके रीति रिवाजों में, उनकी वेशभूषाओं में जो असमानताएं पाई जाएंगी, जिन पर कहीं ना कहीं भौतिक प्रभाव देखने को मिलता है, उनका अध्ययन करने वाली शाखा को सांस्कृतिक भूगोल कहा जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य द्वारा जब समाज बना, देश बने, उनकी संप्रभुताएं बनी, तो धीरे धीरे राजनीति का आविर्भाव होता है, और राजनीति निश्चित रूप से भौतिक तत्वों से प्रभावित होती है। और इन भौतिक तत्वों से प्रभावित हो करके वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, नीतियां किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, डिस्प्यूट्स भी होते हैं, कई बार वाटर डिबेट होता है, रिवर डिबेट्स आप जानते हैं कि डिस्प्यूट्स होते हैं, नदी विवाद हैं, कई प्रकार के ऐसे। तो ये कई ऐसे भौतिक तत्व हैं जो देशों के बीच में दोस्ती भी कराते हैं और उनके बीच में कहीं ना कहीं राइवलरी भी क्रिएट करते हैं, दुश्मनी भी बना सकते हैं। तो उन सारे भौतिक कारकों का अध्ययन इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल, उन राजनीतिक सभी नीतियों का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से किया जाता है, उसे कहा जाता है राजनीतिक भूगोल। इसी क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण, मनुष्य अपने अर्थ अर्जन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो आर्थिक गतिविधियां करता है, उन आर्थिक गतिविधियों पर निस्संदेह भौतिक प्रभाव होता है। जहां ध्रुवीय क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन नहीं किया जा सकता, कृषि नहीं की जा सकती हिमाच्छादित होने के कारण, इसी प्रकार से सघन जो वनीय क्षेत्र है, उष्णार्द्र वन के क्षेत्र हैं, वहां पर पशु चारागाह संभव नहीं है, पशु चारागाह विकसित करना संभव नहीं है।
तो जिस प्रकार की भौतिक दशाएं होती हैं उसी प्रकार की मनुष्य की अर्थ अर्जन की क्रिया होती है। इनका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जिनमें फिर पुनः उपशाखाएं हैं, जिनमें संसाधन किस प्रकार के, कहाँ कहाँ पे कौन से संसाधन है, इस आधार पर संसाधन भूगोल जो आपका फर्स्ट पेपर भी है। कृषि भूगोल, कृषि किस प्रकार की, कौन कौन से प्रकार के कृषि उत्पादकताएं किस प्रकार की हैं, क्या संभाव्यता है, इन सब का अध्ययन कृषि भूगोल के अंतर्गत। औद्योगिक भूगोल किस प्रकार का, उद्योग धंधे किस क्षेत्र में किस प्रकार का कच्चा माल, किस प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज उपलब्ध हो पा रहे हैं, उन आधार पर किस प्रकार का उद्योग वहां विकसित हो सकता है, उसका स्थानीयकरण हो सकता है, उनका अध्ययन औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। वाणिज्यिक भूगोल, किस प्रकार की वाणिज्य की संभावनाएं हैं, वहां की भौगोलिक अभिगम्यता क्या है, एसेसिबिलिटी क्या है, कनेक्टिविटी कैसी है, इन सब के आधार पर कैसा व्यापार और वाणिज्य हो सकता है, उसका अध्ययन वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत। और डेवलपमेंट ज्योग्राफी, जो कि एक नया शाखा के रूप में जानी जाती है, कि किसी क्षेत्र विशेष का कितनी भौगोलिक दशाएं अनुकूल हैं, वाटर अवेलेबिलिटी किस प्रकार की है, वहाँ की सॉइल कितनी फर्टाइल है, उस आधार पर उसका डेवलपमेंट इंडेक्स कितना हो सकता है, उसका विकास का सूचकांक कितना हो सकता है, इसका अध्ययन भी किया जाता है। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी पर आए वापस, तो मेडिकल ज्योग्राफी ये भी एक लेटेस्ट ब्रांच कही जा सकती है, एक नवीनतम आधुनातम शाखा कही जा सकती है, जिसमें मनुष्य के चिकित्सकीय जो स्वरूप हैं वो किस प्रकार से भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं, उनका अध्ययन करने वाली शाखा है। और बिहेवियरल ज्योग्राफी, व्यावहारिक भूगोल, जिसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग स्थानों की जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर किस प्रकार से उनकी कार्यकुशलता, उनका व्यवहार प्रभावित होता है, इनका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार अगर संपूर्ण रूप से देखा जाए, अगर सार रूप में देखा जाए, तो मानव भूगोल मनुष्य के संदर्भ में, मनुष्य के दृष्टिकोण से, मनुष्य द्वारा संपादित संपूर्ण गतिविधियों पर भौगोलिक प्रकाश डालते हुए, भौतिक कारकों का प्रकाश डालते हुए इनका अध्ययन करता है, जिनमें पार्थिव स्थल पर बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हीं का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसके आप नोट्स तैयार कर लीजिए। अगली कक्षा में, अगले YouTube चैनल, अगले जो YouTube में लिंक आपको भेजूंगी, उसमें हम अगली बार बात करेंगे जो मानव भूगोल के मूलभूत आधारभूत तथ्य हैं उनके विषय में, और जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। इनके संदर्भित नोट्स आप तैयार कर लीजिए, और हो सके तो जो आगे के चैप्टर्स जो PDF मैंने आपको शेयर किए हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको इनको समझने में सुविधा हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।